नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा, मेरे साथ है न्यूज एड शरद द्विवेदी जी और इस वक्त स्टूडियो में हम मौजूद हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर देश से जुड़ी हुई, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने एक बार फिर से निशाना बनाया है। लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों पर स्ट्राइक की गई, जहां बड़ी संख्या में आतंकवादी मौजूद थे और भारत ने अभी केवल ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर बाकी है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने ये बदला लिया और पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की गई है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। तो लगातार बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं और जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी इलाके में और भारत माता की जय, जय हिंद की सेना। तो लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सब अपने एक्स हैंडल पर बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है। हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और ये खबर हमसे कह रही है, वॉर ब्रेकिंग जो हमें बता रही है। और बड़ी खबर इस वक्त की, जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया है, इस पूरे ऑपरेशन को भारतीय सेना की तीनों विंग ने ऑपरेट किया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेट किया है। हमारे साथ लगातार भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल संजय तोमर सर हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनका भी स्वागत करेंगे और एक बार फिर उनकी तरफ रुख करेंगे। तो ये एक अपडेट ज़रूर जया आप दे दीजिए, ये जो ब्रेकिंग हम बता रहे हैं कि चक अमरू में 80 आतंकी थे मौजूद। निश्चित तौर पर तो देखिए, जहां जहां भारतीय सेना ने हमला किया है, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ इसी के तहत यह हमला किया गया। आतंकी ठिकानों को दरअसल निशाना बनाया गया है और कहां कितने कैंप में कितने आतंकियों की मौजूदगी थी। बहावलपुर में 250 से ज्यादा आतंकी थे, गुलपुर में 80 आतंकियों की मौजूदगी थी। इसके अलावा और जो ठिकाने हैं इन आतंकवादियों के, मुरीद के, यहाँ 120 आतंकियों के होने का दावा किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में 130 आतंकी थे, सियालकोट में 100 आतंकी थे, भिंबर में 60 आतंकी मौजूद थे उस वक्त जब रात 1:30 बजे भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया, मिसाइल दागी गई। यहां तक कि स्वदेशी ड्रोन का भी सहारा इस अटैक के तहत लिया गया, इस हमले के लिए लिया गया है। तो ये अलग अलग ठिकाने जहां बड़ी संख्या में आतंकियों की मौजूदगी थी, उन कैंप को, आतंकियों के कैंप को ध्वस्त किया गया है। और ये कुछ तस्वीर जो एयर स्ट्राइक की आप देख रहे हैं, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, नींद हराम हो चुकी है। 11 बजे के आसपास पाकिस्तान प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने एक बड़ी बैठक बुला ली है और सुबह 10 बजे का समय बताया जा रहा है जब भारतीय सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी डिटेल्स जनता तक, भारत के लोगों तक साझा की जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बदला लिया गया है लेकिन अभी भी बाकी है। 5 बड़े एक्शन जो भारत ने पहलगाम हमले के बाद ली और उसके बाद अब ये सैन्य कार्रवाई। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से भारत ने टारगेट किया है, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, आधुनिक, जैसा हमारे सैन्य एक्सपर्ट कर्नल तोमर सर हमें बता रहे थे कि इतने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हैं कि हमने पाकिस्तान पर एयर सुप्रीमेसी अपनी हासिल कर ली है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जहाँ इस तरह के कन्फ्रंटेशन के हालात होते हैं कि हमने पाकिस्तान का मनोबल पहले दिन ही ध्वस्त कर दिया है। इस समय रो रहे होंगे वो बैठ के वहाँ, उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स और उनके रडार को देखने वाले एक्सपर्ट्स कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से हुआ। और एक संभावना इसकी भी जताई जा रही है कि भारत ने संभवतः इन सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के इस्तेमाल से पाकिस्तान की एयर टेरिटरी में भी प्रवेश नहीं किया। वो बहुत करीब पहुंचकर अपनी सीमा में रुककर उन्होंने टारगेट किया, जैसा बता रहे थे हमारे सैन्य एक्सपर्ट कर्नल सर कि हमारे पास काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से, ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें ग्वालियर से हैं शायद। ये तस्वीरें हम ANI से, ये हमें न्यूज़ एजेंसी से मिल रही हैं तस्वीरें। तो ये आप देख रहे हैं मॉक ड्रिल, आज पूरे देश में मॉक ड्रिल की कहानी है। मध्य प्रदेश में 5 जगहों पर है और छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में एकमात्र जगह पर है। तो मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी है, नागरिकों को पूरी जानकारी दी जा रही है कि किस परिस्थिति में कैसे आप तैयारी करें।
और इस वक्त देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सैन्य प्रमुखों से बात की है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सैन्य प्रमुखों से बात की है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थितियां हैं उसको लेकर उन्होंने चर्चा की है। तो जाहिर तौर पर देश के रक्षा मंत्री अपडेट हुए हैं उन तमाम चीज़ों से और भारत की सेना ने कमाल किया है। कर्नल सर, आपसे मैं ज़रूर समझना चाहूँगा कि कमाल किया, जब बार बार आप ये बात कह रहे थे कि हमने एयर सुप्रीमेसी हासिल की है पाकिस्तान की टेरिटरी पर। जी देखिए, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मतलब फर्स्ट आवर में ही हमारी एयर सुपीरियरिटी हो गई है पाकिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर। इसका मतलब ये है कि हमारा कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी मिसाइल सिस्टम जो है पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर कर सकता है और वहाँ वो बॉम्बार्डिंग कर सकता है, उनके टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। तो ये हमारी ऑलरेडी हम लड़ाई जीत गए हैं, लेकिन अभी लड़ाई को यहाँ पर नहीं रोकना है। हमको पूरे पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको हमने टारगेट करना है। और हमने लास्ट 2-3 साल में 9 लाख करोड़ का आर्मामेंट खरीदा है और इसको जो पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं वो इसको समझ नहीं पाए। जनरल आसिफ मुनीर जो है, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, वो एक वन डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। ही इज़ वेरी कूल, ही इज़ काम, कंपोज्ड हैं वो और ब्रेव हैं, करेजियस हैं। बट एक लीडर को मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। और हमारे जो लीडर्स हैं, ज़्यादा जो लीडर्स हैं वो सिविलियन बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उनको वेपन का बहुत अच्छा ज्ञान है, बिकॉज आई एम अ वेपन एक्सपर्ट। और अभी तक ये जो भी युद्ध हो रहा है वो बिल्कुल जो मैंने फॉर्मेट बनाया था, मैंने कहा ये 2 दिन की लड़ाई है। लोग मानने को तैयार नहीं थे, बोले कर्नल साहब ऐसा हो नहीं सकता है कि 2 दिन में हम पाकिस्तान को ध्वस्त कर दें। मैंने कहा 2 दिन में, ये तो 2 घंटे में ही ध्वस्त हो गए हैं। पूरी एयर सुप्रीमेसी, हमारी एयर सुपीरियरिटी पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर हो चुकी है। और जैसे कि मैंने एक प्लान भी दिया है, तो हमारे जो सिविलियन लीडर्स हैं उनको वेपन्स का बहुत अच्छा नॉलेज है। और मतलब कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट लेकर आए, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से उन्होंने खरीदा है जिसका रेंज 400 किलोमीटर है। इसका मतलब पाकिस्तान के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो टेक ऑफ ही नहीं कर सकते हैं। अगर टेक ऑफ करेंगे तो ये जो मिसाइल सिस्टम है उसको ध्वस्त कर देगा। और फिर हमारे पास जैमर्स हैं और जैमर से हम पूरा कम्युनिकेशन जैम कर सकते हैं। अगर आप इमेजिन करो आपका मोबाइल जैम हो जाए तो आप तो बातचीत ही नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो हमारे पास जैमर्स हैं और हमारे पास बहुत सारा वेपन सिस्टम है और हमारे पास 40 दिन लड़ने के लिए, इंटेंस वॉर के लिए हमारे पास एम्यूनिशन है। और पाकिस्तान के पास केवल 4 दिन का ही एम्यूनिशन है। और मतलब अब जो है, अब हमको इसको एस्केलेट करना चाहिए इस वॉर को। और जैसे मैंने प्लान दिया था कि पाकिस्तान नेवी को पूरी तरीके से कट ऑफ कर देना चाहिए, पाकिस्तान नेवी को जो हमको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और ये काम मेरे को लगता है अब नेक्स्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान की नेवी अगर कट ऑफ हो जाएगी तो इससे जो पाकिस्तान एयरफोर्स और जो आर्मी है उनका पूरा मोराल डाउन हो जाएगा। और एक बार अगर मोराल में फॉल आउट होता है तो फिर ट्रूप्स जो है वो सरेंडर कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में कुछ और बड़ा होने वाला है। युद्ध तो शुरू हो गया है और अभी पिक्चर आना बाकी है। मेरे को लगता है कि शायद पाकिस्तान आर्मी में म्यूटिनी हो जाए। और अगर ये ऐसा होता है, और हो सकता है म्यूटनी, लेकिन हमको पाकिस्तान की नेवी को ध्वस्त कर देना चाहिए और हमको ब्रह्मोस मिसाइल फायर करना चाहिए पाकिस्तान नेवी के ऊपर। मैंने बोला है कि कराची पोर्ट के ऊपर 100 ब्रह्मोस मिसाइल फायर करना चाहिए। और हमारी नेवी सक्षम है, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है जो बहुत डीप डाइव कर सकती है। अगर सबमरीन अगर वो डीप डाइव करती है उसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। कर्नल साहब, आपकी ये जो बातें हैं इसी से पाकिस्तान का दिल दहल जाएगा सर। मुझे लगता है इनको चलाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस तरह से, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने जो इक्विपमेंट्स लिए हैं वो बहुत प्लानिंग के साथ लिए हैं, क्योंकि मियाँ पाकिस्तान ही नहीं, मियाँ चीन भी है हमारे लिए बड़ी मुसीबत। और इसने, और मौजूदा जो सरकार है जो तीसरी बार है बीजेपी की, इसने इस पर बहुत जोर दिया है। तो चाहे टनल्स बनाने की बात हो या स्ट्रैटेजिक लोकेशन तक पहुंचने के लिए जो कम्युनिकेशन के साधन हैं, सड़कें आधुनिक तरीके से बनाई जाएं जो बर्फबारी या एवलांच के वक्त भी कारगर तरीके से सैन्य उपकरणों और सेना के हमारे अधिकारियों जवानों को मौके पर ले जा सकें।
तो ये सारी चीजें थी। तो हम तैयार थे, युद्ध प्रेमी नहीं है हम, लेकिन हम तैयार थे। हमारी तैयारी थी कि अगर कहीं मियाँ पाकिस्तान या मियाँ चीन कोई भी आंख दिखाने की कोशिश करेंगे तो उनको बिफिटेड आंसर दिया जाएगा। तो हमारी ये तैयारी काम आई और पाकिस्तान जैसा बहुत अच्छी बात कही कर्नल साहब ने। ये ग्राफिक्स के बारे में जरा जया बताएंगी आपको, फिर बिल्कुल। हम तो लौटते देखिए, हैं। भारत के पास पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा फोर्स है। अर्धसैनिक बलों की संख्या में आप देख लीजिए कितना बड़ा अंतर है। 25 लाख और इधर 5 लाख का आंकड़ा है। लड़ाकू विमान भारत के पास 513 है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 328 है। अटैक हेलीकॉप्टर भारत के पास 80 है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 57 है। टैंक की आप बात कर लीजिए, भारत के पास 4000 से ज्यादा है और पाकिस्तान के पास 2629। भारत के पास बख्तरबंद गाड़ियां 1,48,000 है और पाकिस्तान के पास केवल 17,000। तोपें 3,975 और 2,629। इतना बड़ा अंतर। फ्लीट स्ट्रेंथ 293 है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 121 है। डिस्ट्रॉयर्स भारत के पास 13, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स भारत के पास 13 और पाकिस्तान के पास, यहां पर भी पाकिस्तान शून्य पर है। पनडुब्बियां पाकिस्तान के पास 8 है, भारत के पास 18 है। तो हर लिहाज से आप सैनिकों की संख्या देख लीजिए, 14 लाख और 6 लाख, कितना बड़ा आंकड़ा है। रिजर्व फोर्स भारत के पास 11 लाख से ज्यादा है, पाकिस्तान के पास महज 5 लाख है। तो इस तरह से भी भारत बहुत ताकतवर है पाकिस्तान के सामने, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हर बार गीदड़ भभकी देने का ही प्रयास करता है। तोमर जी, एक घटनाक्रम याद आता है 2022-23 के आसपास का। वो घटनाक्रम है जब परीक्षण के दौरान गलती से ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गया था और पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच गया था। उस समय पाकिस्तान ने यह कह दिया कि भारत ने हम पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। हालांकि गलती हुई थी, मानवीय भूल थी भारतीय सेना की ओर से और उसके बाद एक्शन भी कुछ अधिकारियों पर हुआ था। लेकिन आप सोचिए, उस समय ही पाकिस्तान की एयर डिफेंस की पोल खुल गई थी और आज भी वही होता दिखाई दिया। आज भी पोल खुल गई है। फिर किस तरह की गीदड़ भभकी और किस दम पर पाकिस्तान देता है? एग्जैक्टली यही मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वो जो हम उसको गलती बोल रहे हैं या हमने उसको पाकिस्तान में मिसाइल को भेजा है टू टेस्ट उनका एयर डिफेंस, लेकिन उनका एयर डिफेंस इस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाया है। और मैं बहुत समय से ये बोल रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की एयर डिफेंस है वो बहुत वीक है और इसकी टेस्टिंग इस ब्रह्मोस मिसाइल से हो गई थी और कन्फर्मेटरी टेस्ट अभी ये जो 9 ठिकाने में जो अटैक हुआ है और पाकिस्तान जो एयर डिफेंस है वहाँ उनसे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो मतलब उनका जो एयर डिफेंस है वो बहुत वीक है और इसका हमको पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। और वो जो ब्रह्मोस मिसाइल जो गलती से पाकिस्तान में 140 किलोमीटर अंदर गई थी, उस मिसाइल को भी ये लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो इन सब चीज़ों का हमको बेनिफिट लेना चाहिए और हमारे लीडर्स ने सही वेपन सिस्टम्स चूज़ करे हैं। और हमको जो अभी ये टेररिस्ट है इनके ऊपर हमको नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहिए। अगर नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट हम कर देंगे तो कंफर्म्ड हो जाएगा, उसको हम इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा सकते हैं और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री भी घोषित कर सकते हैं और हम जनरल असीम मुनीर के अगेंस्ट भी केस चला सकते हैं। ये सब बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं बिकॉज आई एम ए क्रिमिनोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो जितने भी टेररिस्ट हैं जिनको हम पकड़ते हैं या जो सस्पेक्ट्स हैं इनका वो नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहिए और इस सरकार को इसको कोर्ट में एडमिसिबल करना चाहिए। और जो है जो जनरल असीम मुनीर हैं इनको कॉर्नर करना चाहिए और बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करना चाहिए। इंडिया को ये सब रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हम यही कहेंगे कि आपके मुंह में घी शक्कर सर, और ऐसा ही हो जैसा आप हमें यहाँ बैठ के बता रहे हैं। तो एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो सामने आई है कि लोइटरिंग म्यूनिशंस, ये एक वेपन ऐसा है लोइटरिंग म्यूनिशंस जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना ने किया है और इसको कामिकाजे ड्रोन या सुसाइड ड्रोन्स भी कहा जाता है। अब समझिए कि ये कामिकाजे या सुसाइड ड्रोन्स क्या होते हैं। ये उड़ते हैं, जब लक्ष्य की तरफ जाते हैं तो मंडराते हैं उसके आसपास, देखते हैं कि कब वो सही समय आता है, यानी पहले परखते हैं कि राइट टाइम कहाँ से है। ये जाकर सीधे वार नहीं करते, ये जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं और भारत में बैठे हुए एक्सपर्ट्स को जानकारी देते हैं कि इतने लोग दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। इस तरह के हमने वेपन्स का इस्तेमाल किया है कामिकाजे
ड्रोन्स और सुसाइड ड्रोन्स। जी कर्नल साहब, इस पर एक रिएक्शन। देखिए, और भी बहुत सारे वेपन्स हैं जो इस बार टेस्ट होंगे, बिकॉज अभी लड़ाई लग चुकी है तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बट ये ड्रोन्स के बारे में मैं आपको बता दूं, जो अभी इजराइल पैलेस्टीन का जो वॉर हुआ था और इसमें स्लीपर सेल्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर इन ड्रोन्स में आप अगर ग्रिड रेफरेंस डाल दें, जैसे कोई भी जगह का ग्रिड रेफरेंस डाल दे, वो वही उसी जगह को वो अटैक कर देता है। इस ड्रोन्स का ये इंपॉर्टेंस है। यू सी, जैसे जो बड़े बड़े जो नेता थे पैलेस्टीन के और ईरान के, वो जहाँ रहते थे उस जगह का उन्होंने ग्रिड रेफरेंस डाल दिया था। पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स का अगर आप ग्रिड रेफरेंस डाल देंगे तो ये जो ड्रोन्स हैं उनको हिट कर देंगे। 71 वॉर में ड्रोन नहीं था, लेकिन अब की बार जो लड़ाई हुई है 2025 में, उसमें ड्रोन्स का बहुत बड़ा रोल है। और भी बहुत सारे नए नए वेपन सिस्टम अभी इसमें यूज़ करेंगे। और मैं ये भारत की जनता को बताना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत सारे ड्रोन्स हैं, हमारे पास ड्रोन्स की बटालियन है और इस युद्ध में ड्रोन को भी यूज़ किया जाएगा। और जैसे अभी हमने यूज़ किया है, बहुत सारे वेपन सिस्टम्स हमने यूज़ करे हैं, तो ये एक बहुत मॉडर्न वॉर है। और हमारे लीडर्स को, जो सिविलियन लीडर्स हैं, उनको मिलिट्री टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा नॉलेज है। और उनके जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको मिलिट्री टेक्नोलॉजी का बहुत कम नॉलेज है, और वो उसी ट्रैप में वो फंस गए हैं। और अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, अटैक करें कि नहीं करें, क्योंकि वो अटैक करेंगे तो फिर वो मारे जाएंगे, और नहीं अटैक करेंगे तो वो बैटल को लूज़ कर जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक सफलता है, और हमने सही वेपन सिस्टम चूज़ किया है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, हमने। और एक महत्वपूर्ण बात है जो भले ही किसी फिल्मी संवाद की तरह लगे, लेकिन लड़ाई उपकरणों के साथ साथ हौसले से जीती जाती है। हौसला मेक्स अ बिग डिफरेंस। और भारतीय आर्मी, जिसके एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं, ये बताती है कि किस तरह हमने कितनी चुनौतियों के बीच में अपनी वीरता से ये बताया है। और क्यों भारत की सेना दुनिया की टॉप 5 मिलिट्री फोर्सेस में गिनी जाती है, क्योंकि यहाँ पर हौसला है, यहाँ राष्ट्र प्रेम का एक ज़बरदस्त उबाल है, यहाँ पर देश के लिए जान देने के लिए तत्पर, आतुर, मैदान में कूदने के लिए जोशीले सैन्य अधिकारियों और जवानों का एक ऐसा दस्ता है जिसको देखकर दुश्मन का दिल दहल जाता है। जया, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात सर आपने कही है, और वो जज्बा हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कुछ देर पहले, जब अलग अलग स्थानों से हमारे सहयोगी बात कर रहे थे। और देखिए, यही वो दहाड़ है जिससे दहला है पाकिस्तान। आधी रात को नींद उड़ गई, हड़कंप मच गया है पाकिस्तान में, बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि 11 बजे बैठक होने वाली है। पाकिस्तानी पीएम एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं और उसमें तय किया जाएगा। लेकिन भारत कितना तैयार है कि अगर पाकिस्तान, वैसे तो दिमाग में भी बात आनी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए कि ये हिमाकत पाकिस्तान करे कि भारत पर जवाबी कार्रवाई उसे करना है, लेकिन अगर वो करता है तो भारत उसके लिए कितना तैयार है तोमर जी, अगर जवाबी कार्रवाई की हिमाकत पाकिस्तान ने अब गलती से भी कर दी? देखिए, सबसे पहली बात है, हमारी आर्मी का जो आर्मी नेवी एयरफोर्स का जो मोराल है वो बहुत हाई है, बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन्ड हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, और अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिसिप्लिन है, ट्रेनिंग है, देन इट इज़ अ हाईली मोटिवेटेड आर्मी, बिकॉज एक सिपाही भी जनरल बन सकता है हमारी फौज में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यू सी, आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर सकते हैं। आई एम अ नेशनल प्लेयर ऑफ स्क्वॉश, I'm a paratrooper, I'm an aeronautical engineer, I'm a mechanical engineer, I'm a soldier, and now I'm a strategic analyst, and now I talk about stock market. तो आप समझ सकते हैं कि what is Indian Army. You see, Indian Army is great. और मतलब इसका हमको, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमको इसका पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। इट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर पाकिस्तान इंडिया को अटैक करता है, जो कि उन्होंने अभी तक नहीं किया है, वो अभी भी सो रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो इंडिया को अटैक करें। कैसे अटैक करें, क्योंकि उनके पास आर्मामेंट ही नहीं है, उनके पास मोराल ही नहीं है, और वो उनके पास दे आर करप्ट, वो बस मतलब घूसखोरी में लगे हुए हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि हम कैसे पाकिस्तान को छोड़कर बाहर चले जाएं। और वहाँ पर मतलब कि टोटल जो कंट्री है वो आर्मी के अंडर में है।
और जनरल आसिम मुनीर साहब के पास इतना पावर है। और आपने देखा है कि हाल में ही एक मेजर साहब ने जेल में इमरान खान के ऊपर फिजिकल अटैक किया है। और मैं समझता हूं इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये और आगे बढ़ती है ये लड़ाई, मतलब घंटों की मैं बात कर रहा हूं, मैंने 2 दिन का टाइम दिया है, और अगर ये लड़ाई और 1-2 घंटे आगे बढ़ती है कुछ तो ही घंटों की लड़ाई थी सर, इससे में पाकिस्तान की हालत आप देखिए क्या हो गई है। बिल्कुल, मैं ये समझता मन को छूने वाली एक खबर है तोमर सर। मैं लौटता हूं आपकी तरफ। जी जया। बिल्कुल, और देखिए पहलगाम हमले का बदला इसे बताया जा रहा है, और जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय जरूर मिला होगा आज, क्योंकि शुभम द्विवेदी जिनके पिता ये कह रहे हैं कि आज मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिली है। उनकी वाइफ के रिएक्शन जो इस वक्त अभी दर्द में है, उनके जो रिएक्शंस हैं वो भी यही कह रही हैं कि आज हमें खुशी मिल रही है, लेकिन हमारे पति की आत्मा को शांति मिली। क्या कहना उन पीड़ित परिवारों का, वो भी सर आप सुनिए। देखिए, धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। मुझे विश्वास था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी भावनाओं का, हमारे जो हम लोग एक दुख के दौर से गुजर रहे हैं, उन भावनाओं का आदर करेंगे, और आतंकवाद के समूल नाश के लिए वो निश्चित रूप से बहुत कठोर कदम उठाएंगे। आज रात मुझे 2 बजे जब जानकारी हुई कि हमारी भारत की सशक्त सेनाओं ने उस आतंकवाद के समूल नाश का जो बीड़ा था उठाया था, उसकी शुरुआत कर दी है, तो मुझे लगा कि नहीं, अब निश्चित रूप से आतंकवाद का सर्वनाश होकर ही रहेगा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। हम लोगों के हृदय में, मेरे हृदय में जो 22 अप्रैल से एक प्रतिशोध की आग ज्वाला धधक रही थी, आज उसको निश्चित रूप से शांति मिली है। आज मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं, और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को, और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा, और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। तो सेनाओं के जज्बे को सलाम, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद, ये सभी कह रहे हैं। शुभम द्विवेदी, उनका परिवार, आशन्या उनकी धर्मपत्नी, जो ये कह रही हैं कि आज मेरे पति की आत्मा को शांति मिली होगी। उनके पिता जो कह रहे हैं कि रात 2 बजे से मैं लगातार टीवी सेट पर देख रहा हूं कि किस तरह से भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया है, और आज मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिली होगी। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर क्यों इसे कहा गया, नाम के पीछे जो धर्म पूछकर गोली मारी गई थी, क्योंकि नाम के पीछे पहलगाम का संदेश छुपा हुआ है। चुन चुनकर हिंदू पुरुषों को मारा गया था, माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया था उन आतंकवादियों ने, उन दहशतगर्दों ने। तो सेना ने इसीलिए इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत भारतीय महिलाओं के लिए, भारत की नारियों के लिए क्या है, वो सबक सिखाया है भारतीय सेना ने उन आतंकवाद को पनपाने वाले पाकिस्तान को या आतंकवादियों को, कि क्या कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है अगर आप इस तरह की शर्मनाक करतूत करेंगे। इसीलिए इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि घरों को भी खाली कराने का एक्शन इस वक्त लिया जा रहा है। पुंछ की आपको ये बात बता रहे हैं हम, पुंछ से जुड़ी बड़ी खबर है। वहां के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि घरों को खाली कराया जा रहा है हालातों को देखते हुए। तस्वीरें देखिए, लोग अब अपने घरों को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। भारतीय सेना की ओर से सभी को ये बातें कह दी गई हैं, लेकिन पुंछ की तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, एक तरफ पाकिस्तान में हड़कंप और दूसरी तरफ ये सुरक्षित स्थानों पर जाने का सिलसिला शुरू। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी, ये एक सैन्य एक्सरसाइज का हिस्सा होता है कि नागरिकों की, क्योंकि 3 निर्दोष भारतीय नागरिकों की गोलीबारी में, पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हुई है उसमें मृत्यु की खबर सामने आई है, जो पाकिस्तान का एक कायराना कृत्य है। और हम आपको अपडेट कर दें कि भारत ने जो ये आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, मस्जिद बिलाल जो मुजफ्फराबाद में है और हिजबुल मुजाहिदीन का मुख्यालय है, मस्जिद बिलाल ये हिजबुल मुजाहिदीन का मुख्यालय है मुजफ्फराबाद में, और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद और लश्कर के जो हेडक्वार्टर्स हैं
वहाँ पर अटैक किया है। तो कमर तोड़ तो दी है भारत ने, लेकिन जैसा कर्नल साहब अभी कह रहे थे कि अभी ये रास्ता लंबा है और ये रास्ता लंबा जाएगा। और जो बहुत महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है वो अपडेट ये है कि भारत ने पाकिस्तान की सीमा में प्रोबेबली, मैं अभी प्रोबेबली शब्द बोल रहा हूँ, कि संभावना इसकी है कि भारत ने प्रवेश नहीं किया है, उसने किसी इंटरनेशनल ट्रीटी का वायलेशन नहीं किया है, उसने अपनी सीमा से, तीनों सेनाओं के जॉइंट ऑपरेशन से हमने अपनी सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को अपने अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों से निशाना बनाया और उनकी कमर तोड़ने का एक बहुत बुलंद इरादे के साथ काम किया है। जी तोमर साहब, कर्नल साहब। देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि हमको ऑफेंसिव डिफेंसिव बैटल लड़ना चाहिए और एग्जैक्टली उसी प्रकार से हमने युद्ध किया है। अभी ये जो हमारा जो प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक हुआ है, मिसाइल स्ट्राइक हुआ है, वो ऑफेंसिव सिस्टम में आता है और हमको पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना है, हमको क्लोज फाइट नहीं करना है। और अभी ये जो विक्टिम्स के बारे में जो अभी दिखाया, वो मतलब भारतीय सेना को धन्यवाद दे रहे थे। मैं चाहता हूं कि ये इंटरनेशनल कोर्ट में केस फाइल करें कि हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ, हमारे बच्चे के ऊपर, और उनको टेररिस्टों ने मारा है। बिकॉज हमको ये पाकिस्तान को कॉर्नर करना है, जनरल आसिम मुनीर को कॉर्नर करना है, और ये जो टेररिस्ट हैं इनका हमको नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहिए। हमको पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं रीड कर पा रहा हूँ बिटवीन द लाइंस, जिसको हम कहते हैं, कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं देख पाया हूं मैं, मतलब वो बिल्कुल सन्नाटे में है। कोई भी ऐसा बयान नहीं है जिसको मैं कहूं कि एक इम्पॉर्टेंट बयान है उनकी तरफ से, चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर साहब हों, चाहे आसिम मुनीर हो, उनके सेना प्रमुख हों, या रक्षा मंत्री हों पाकिस्तान के, किसी का भी, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया है उनको। देखिए, वो एक कहावत है ना, पैसा खत्म खेल खत्म। वही हो गया है पाकिस्तान में। मैं कब से बता रहा था, 2 साल से, कि पाकिस्तान के पास फायर पावर नहीं है। हम 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हैं। अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। मतलब कि यहाँ पर हमारे जो हैं वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, उनका कम्युनिकेशन जैम हो रखा है, वो आपस में ही बात नहीं कर पा रहे होंगे। और यहाँ पर अमेरिका और इजराइल का पूरा सपोर्ट है। तो पाकिस्तान का तो मेरे को लग रहा है कि खेल ख़त्म है, पैसा ख़त्म है, खेल ख़त्म है, और इसका पूरा फ़ायदा हमको ले लेना चाहिए। इससे हमारी ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। हमारा जो GDP 4-5% है वो 10% हो जाएगा, हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाएगा, हमारी गुडविल बढ़ जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगेगा, और हमारे लीडर्स जो हैं पूरे दुनिया में उनका नाम होगा। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन अभी इस लड़ाई को और आगे हमको ले जाना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान के पास फायर पावर नहीं है, वो 3-4 दिन की लड़ाई लड़ सकता है, हम 40 दिन की लड़ाई लड़ सकते हैं। और हमारे पास बहुत मॉडर्न वेपन सिस्टम्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और जैसे मैंने बोला था कि पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, ये गीदड़ धपकी है। चलिए, हम आपको ये भी जी हम बता रहे हैं कहां कहां अटैक किया है जो भारत ने आतंकी ठिकानों पर। ये आप देखिए मैप पाकिस्तान का, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, बिबेर, मुरीद के, और उसी के साथ बहावलपुर, सियालकोट, चक अमरू और बाग। मुजफ्फराबाद में जैसा हमने आपको बताया कि मस्जिद बिलाल हिजबुल का हेडक्वार्टर है मुजफ्फराबाद में, तो हिजबुल के हेडक्वार्टर को नष्ट किया। और अगर चलें बहावलपुर की तरफ तो जैश ए मोहम्मद और लश्कर के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ, तो उनको नष्ट किया गया। एक और चीज़ जया कही जाती है कि युद्ध आप शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म कब करेंगे इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसा बहुत बढ़िया बात कर्नल साहब ने कही हमारे साथ कि हमने बहुत ऑफेंसिव डिफेंसिव, चलिए जश्न की तस्वीरें भी हैं, वो भी देख लीजिए कि किस तरह से ये जश्न की तस्वीरें हैं। तो भारतीय जनमानस प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है और ये आतिशबाजी और पटाखे बता रहे हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और पाकिस्तान इस समय अपनी करनी पर पछता तो क्या रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ज़रूर पछता रही होगी कि किस तरह के हुक्मरान हमारे नसीब में थे, कैसे सियासतदान हमारे नसीब में थे। हिंदुस्तान है जो एक वक्त में 2 मुल्क अलग होते हैं जो पहले एक ही थे, लेकिन एक आज दुनिया की 5वीं अर्थशक्ति है,
पांचवी ताकत है और तीसरी होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और एक भुखमरी के कगार पर पहुंचने की तरफ जा रहा है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की आवाम जरूर गुस्से में होगी, परेशानी में होगी। निश्चित तौर पर। और देखिए, पाकिस्तान के आवाम में भले गुस्सा हो, लेकिन भारत की जनता में इस वक्त खुशी दिखाई दे रही है और ये दिवाली से कम कोई माहौल नहीं है। इसे आप बिल्कुल वही समझिए कि दिवाली जैसा ही माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि तैयारियां पूरी थी। और देखिए, ऐसा लग रहा था कि लोग घर में पटाखे इकट्ठे करके ही बैठे हुए हैं कि कब हमें ये खबर मिले और उसके बाद हम घरों से बाहर निकल बिल्कुल। अमन पांडे की तरफ भी चलते हैं जया, जी। बिलासपुर में भी देख लेते हैं कि जोश कितना हाई है। तो एक तरफ ये पटाखे चल रहे हैं, तो सीधे रुख करते हैं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी अमन पांडे हमारे साथी मौजूद है। अमन, किस तरह का जोश है? जोश हाई है अमन? निश्चित तौर पर शरद जी, जोश बहुत हाई है। आज सुबह से ही जो लोग निकले हुए उनसे जब हम बातचीत कर रहे हैं तो यही समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर भारत ने जो हमला किया है उसके बाद जो न्यायधानी के लोग हैं वो इस न्याय से बहुत खुश हैं। सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे और समझेंगे कितना उत्साह है, कितनी खुशी है मन में पाकिस्तान का भारत ने हमला किया है। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलिए ना। बिल्कुल, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान ने जो हरकत की थी पाकिस्तान 22 अप्रैल मुर्दाबाद, को, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 22 जो हमारे भारतीयों को उन्होंने कारण ही मृत्यु का काल के गाल में समा दिया था, उसके विरुद्ध पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों पे कार्रवाई किया। यह अत्यंत जरूरी था। इससे भारतवासियों के मनोबल में वृद्धि होगी और सेना का मनोबल भी हमारा बढ़ेगा और पाकिस्तानी सेना और उनके जवानों का मनोबल टूटेगा। जी, आप बताइए कितना उत्साह है जो ये घटना हुई है, भारत ने जो बदला लिया है, कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा है, लेना भी चाहिए बदला, क्योंकि हमारे 27-28 लोगों को जो उन्होंने निहत्थे लोगों को मारा है बहुत ही गलत है। ये इसका कड़े शब्दों में भी विरोध भी करता हूँ और घुस के मारना चाहिए पाकिस्तान में उन लोगों को, आतंकवादियों को। ये बहुत अच्छा हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है अभी। देखिए, साफ तौर पर घुस कर मारना चाहिए, अभी भी संतुष्टि नहीं है। और क्या चाहते हैं आगे, और क्या? देखिए, अभी पीओके को जब तक हमसे नहीं मिलाते हैं हम बदला पूरा नहीं होगा। एक, पीओके को मिलाना और दूसरा, यहाँ जो पाकिस्तान के आए हुए लोग हैं उनको सबको बाहर कर देना। एक जांच होनी चाहिए और पूरे लोग को, यहाँ के जो दुश्मन पाकिस्तान में जो यहाँ रुके हुए पाकिस्तान वीसा लेकर और यहाँ भी लाभ ले रहे हैं, भारत का भी लाभ ले रहे हैं, उनको तुरंत हटाने। मोदी की यह जो इसके लिए जो कामयाब होंगे, हम सब उस पर बहुत अच्छा फख्र महसूस करते हैं। और सेना और भारत माता की जय। आप बताइए कैसा लग रहा है भारत ने जो हमला किया उसके बाद? बहुत अच्छी बात है, ये ऐसे होना चाहिए, ये जड़ से समाप्त होना चाहिए पूरा। अभी तो ट्रायल है, अभी तो पिक्चर पूरा बाकी है, जड़ से पूरा समाप्त होना चाहिए। देखिए, पिक्चर अभी बाकी। आप बताइए, आतंकवाद पर बड़ा प्रहार है, कैसे देखते हैं? पूरे देश में ये लोग बड़ा प्रहार होने वाला है। अभी ट्रेलर है, पिक्चर हुआ का नहीं आना है। बाकी है। अभी तो हम लोग And he's also copying me. पाकिस्तान को अर्नब मारेंगे। गोस्वामी। और जितने आतंकवादी है ना सबको मिला दिया जाएगा। ये आतंकवाद का धर्म का नाम नहीं देते, बोलते हैं धर्म नहीं होता, पर ये मुस्लिम धर्म ही है जो आतंकवादी पैदा करता है। इसलिए अब बांग्लादेश के ऊपर भी ऐसा होगा। चलिए लौटेंगे, एक बड़ी खबर है जो हमें बताएंगे जया। तो लगातार खबरें मिल रही, महत्वपूर्ण खबरें मिल रही हैं। जी जया। और बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान के रिएक्शन का इंतजार सर किया जा रहा था। पाकिस्तान की ओर से रिएक्शन आया। शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हम पर युद्ध थोपा गया है, हम इस पर एयर स्ट्राइक का बदला लेंगे। ये बड़ी खबर, एयर स्ट्राइक के बाद तिलमिला चुका है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पीएम शहबाज का ये बयान कि हम पर युद्ध थोपा गया है, हम इस एयर स्ट्राइक का बदला लेंगे। कैसे लेंगे ये नहीं पता, और युद्ध कहां थोपा गया, अभी तो युद्ध का ऐलान भी भारत ने नहीं किया, उसमें पाकिस्तान की हालत हो गई है ऐसी। और अब देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति, पाकिस्तान की, बौखलाया हुआ पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि हम पर युद्ध थोपा गया है। दिल मांगे मोर, भारत की जनता यही कह रही है कि अभी तो बदला लेना और बाकी है, पीओके को आप वापस ले लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री से ये बात कही गई है। और उज्जैन सीधर आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ संदीप वत्स इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संदीप बताइए जरा, उज्जैन की जनता भी दिल मांगे मोर ही कह रही है क्या? संदीप आवाज आ रही है? जी, उज्जैन के महाकालेश्वर हाँ जी, आवाज आ रही है जया, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी बिल्कुल मिल रही है। जी संदीप, कैरी ऑन। इस समय आप महाकाल मंदिर के
समक्ष हैं, क्या पूजा पाठ है भारत की शानदार। उज्जैन के महाकाल मंदिर जी महाकाल मंदिर के निर्गम द्वार पे खड़े हैं। यहाँ पर श्रद्धालु जब रात से कतार में लगे हुए थे दर्शनों के लिए, तब तो उन्हें ये खबर नहीं थी कि रात में क्या होने वाला है, महाकाल महाराज क्या आशीर्वाद देने वाले। वैसे भी यहाँ पर आजकल मोबाइल को लेके काफ़ी सख्ती बरती जा रही है, लेकिन सुबह दर्शन करके बाहर जब ये श्रद्धालु आए और इन्हें जब हमारे द्वारा अन्य सूत्र से पता लगा है कि रात को भारत ने इतना बड़ा स्ट्राइक किया है और पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरीके से नेस्तानाबूद आपके कर बगल दिया है। संदीप और एक सिंदूर की जो महिला मांग मुझे दिख रही है, हमने इसको नाम दिया है ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर। इनसे पूछिए कि सिंदूर की कीमत बहुत होती है और सिंदूर छीना था पाकिस्तान ने, उस सिंदूर की कीमत हमने पाकिस्तान को बताई है। पूछिए सवाल इनसे। जी बिल्कुल शरद जी, सर ये बताएं कि जो भारत ने रात को स्ट्राइक किया है जिसमें आतंकवाद के ठिकानों को नेस्तानाबूद किया है, इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया भारत ने, क्योंकि उन्होंने भारत के लोगों की कई महिलाओं का सिंदूर छीना था। तो आप किस तरीके से फील कर रहे हैं महाकाल में मौजूद है? हम तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ये कालों की काल महाकाल नगरी है, यहाँ पर कुछ भी हमको नहीं हो सकता क्योंकि बाबा साक्षात हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम बहुत खुश हैं। हम देश की जनता के साथ, देश की आर्मी के साथ है। हम तो बोलते हैं हम मोदी जी के साथ हैं, हम पूरी ताकत से, हम खुद अपने घर घर से साथ दे रहे हैं कि अच्छा है ये होए। और हम सिंदूर जो ऑपरेशन जारी किया है, हम उसमें भी समर्थन है हमारा पूरा, हमारे देश की आर्मी के साथ, फौज के साथ कि ये सब होए और हम ही जीतेंगे, हमको पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय महाकाल। जब पहलगाम में जिस तरीके से चुन चुन के पुरुषों को मारा था, लोगों के सिंदूर उजाड़े थे, तो आप क्या कहेंगे महाकाल को दर्जा देने आए थे? नहीं, हम दर्शन करने के लिए आए थे यहाँ पे, बहुत अच्छा है। और ये जो लड़ाई चल रही है ना, वो चलनी चाहिए कि किसी का सिंदूर उजड़ना नहीं चाहिए। क्या लग रहा है आपको? कैसा अच्छा लगा। आज सुबह जब मैंने न्यूज़ देखे, आपके ही वंसल न्यूज़ पे देखा था, तो चल रहा था न्यूज़ में एयर स्ट्राइक हुआ है भारत की ओर से और आतंकी ठिकानों पे हमला हुआ है भारत की ओर से। तो अच्छा लगा, हमें सुन के एक प्राउड महसूस होता है कि एज ए इंडियन और महाकाल का आशीर्वाद बना रहे मोदी जी पे। हम भी मोदी जी की सरकार के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। जयकारा लगाएंगे भारत माता की जय, बिल्कुल महाकाल की जय। बिल्कुल। जयकारा लगाएंगे। तो देखिए शरद जी, जिस तरीके से लोगों में एक संतोष का भाव है, जिस तरीके से 22 अप्रैल के बाद से लोगों के अंदर आग धधक रही थी, वो कहीं ना कहीं आज जो ये खबर आई है उसके बाद लोग संतुष्ट हैं। वो दिखाई भी दे रहा है संदीप। और देखिए महाकाल के दरबार में इस वक्त आप मौजूद हैं और ये कहा जाता है कि जब महाकाल को क्रोध आता है तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, त्रिनेत्र। और अब देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुस्सा आया क्योंकि निहत्तों को इस बार पाकिस्तान ने निशाना बनाया था, तो ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी का भी तीसरा जी, नेत्र लेकिन खुला जया, है। हमने कॉन्ट्ररी किसी निर्दोष पर निशाना नहीं साधा। बिल्कुल। हमने ये कायराना काम बिल्कुल नहीं किया। हमने वीरता का काम किया है। हमने कहा कि तुम अपनी कोख में पालते हो आतंक को पाकिस्तान, तो हम आतंक के इन ठिकानों को नष्ट कर देंगे। हमने वीरोचित काम किया है और उसने कायराना कृत्य किया। जी निश्चित तौर पर। और तोमर जी, आपसे रिएक्शन इस पर लेना चाहेंगे। जो पाकिस्तान की ओर से कहा गया, जो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो ये कह रहे हैं कि ये युद्ध हम पे थोपा गया है, हम भी एयर स्ट्राइक करेंगे, ताकत है नहीं लेकिन फिर से गीदड़ भभकी, अभी भी वही स्थिति है। देखिए मतलब कि जैसे मैंने बोला है कि वी हैव टू फाइट ऑफेंसिव डिफेंसिव बैटल। हमको इस वक्त कंफ्यूज नहीं होना है और हमको ऑफेंसिव और डिफेंसिव ही बैटल फाइट करना है। अगर उनके फाइटर एयरक्राफ्ट्स या उनके मिसाइल्स अगर इंडिया में आते हैं तो हम उनको काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हम उनका कम्युनिकेशन जैम कर सकते हैं। अगर हमने उनका कम्युनिकेशन जैम कर दिया तो वो हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते। हमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बट ये ऑफेंसिव डिफेंसिव है, हमको भी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर फायर करना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनको कोई सक्सेस मिलेगा, क्योंकि हमारी जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है वो बहुत मॉडर्न है, वो बहुत सक्षम है, वेल इक्विप्ड है और उनके पास मॉडर्न वेपन सिस्टम है। और उन्होंने ऑलरेडी इतना सारा समय ले लिया है। इसका मतलब कि उनके पास हिम्मत नहीं कलर है। साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि लोइटिंग म्यूनिशंस और सुसाइड और कोमिकाजे ड्रोन्स,
तो इसका मतलब है कि हमारा इंटेलिजेंस रॉ इन सब का इनपुट बड़ा मजबूत रहा होगा कि कहाँ पर है। जैसा आप कह रहे थे कि इजराइल उसमें अपडेट कर देता था ड्रोन्स में, और वो जाकर ढूंढते थे पहले कि किस बंकर में कहाँ कौन सा आतंकी नेता छिपा है, और उस बंकर में उसी जगह जाकर बल्कि उसके दरवाजे को खटखटा के कहते थे कि मौत आई है, खोलो दरवाज़ा, मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। तो ये जो इनपुट्स हैं ये बड़े वाइटल रोल प्ले करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि इजराइल ने जिस तरह से पेजर बॉम्बिंग की थी, एक बड़ा एक अलग किस्म का वॉर वेपन था कि इधर आपकी जेब में बजा पेजर एक इक्विपमेंट है जो मोबाइल के पहले आया था, जो बताता है कि किसी ने आपको मैसेज भेजा है, और हमने देखा था कि धड़ाधड़ पेजर फट रहे थे। और तो भारत ने कुछ टेक्निक इजराइल को देखते हुए और उसके सहयोग से भी हो सकता है, बिटवीन द लाइंस ये चीजें जाहिर नहीं की जाती हैं, हमने अडॉप्ट करके आगे बढ़े हैं। सर देखिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बट इजराइल एज अ कंट्री उनका विल अलग है। विल अलग है। हाँ, हमारे पास विल नहीं है, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, हमारे पास इतनी सोच नहीं है, क्षमता नहीं है हमारे पास कि हम एक ऑर्डर दे सके। आप देखिए, इस युद्ध के लिए 10-12 दिन लग गए हमको अटैक करने में, यू सी। तो जो विल है वो मिसिंग है। बाकी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बिकॉज जो ड्रोन है उसमें अगर आपने ग्रिड रेफरेंस डाल दिया तो वो अपने टारगेट को हिट करेगा, लेकिन हमारे पास विल पावर नहीं था। पॉलिटिशियंस मैं समझता हूं सर कि ये आपके भीतर का वो गर्म खून है भारतीय सेना का, जो तुरंत हमला करने की बात करता है। लेकिन भारत एक, मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, बाकी लोग थोड़ा ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में कि ऑर्डर दिया जाए कि नहीं दिया जाए, तो वहां पर इजराइल और इंडिया के बीच में फर्क है। इजराइल एक ऐसा देश है जिसने बहुत झेला है तनाव और दबाव, और जिस तरह से वो घिरा हुआ है उसकी सिचुएशन एक मुख्तलिफ है। भारत, जैसा हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि एक पीस लविंग कंट्री है, लेकिन उसने ये बताया है कि जब भी उसे छेड़ने की कोशिश होगी तो वो छोड़ेगा नहीं। जी जया, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और ये बड़ी ब्रेकिंग मिल रही है, एयर स्ट्राइक पर इजराइल का बयान। जी जया, तो एयर स्ट्राइक पर इजराइल का बयान आया है कि भारत ने आत्मरक्षा में हमला किया। ये बड़ी खबर है, भारत को आत्मरक्षा का हक है। इजराइल की ओर से ये पहला रिएक्शन आया है कि एयर स्ट्राइक जो हुई है भारत ने आत्मरक्षा में की है, और भारत को आत्मरक्षा का हक भी है। इजराइल की ओर से कहा गया एयर स्ट्राइक पर इजराइल का पहला बयान, पहला रिएक्शन, भारत ने आत्मरक्षा में हमला किया है और ऐसा करना भारत का हक भी है। तो उमर जी, इस पर आपका रिएक्शन सर। बिल्कुल, मैंने पहले भी बोला था कि अमेरिका और इजराइल हमारे साथ है और इसका हमको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, और अभी और आगे अपने को देखना है कि लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है। वी हैव टू फॉलो दिस ऑफेंसिव डिफेंसिव पैटर्न ऑफ वॉरफेयर ओनली। और मुझे लगता है जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जो उनके जो जनरल साहब हैं, जो आर्मी चीफ हैं आसिफ मुनीर, वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि वहाँ के जो एमपी हैं और एमएलएज हैं उनकी एक वो टीए बटालियन बना दें, टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन बना दें। उनके पास इतना पावर है, तो ऐसे कुछ वो गलत डिसीजन ले सकते हैं। और बिल्कुल इजराइल हमारे इससे क्या चैलेंज आ सकता है? टेरिटोरियल आर्मी की जो बात आप कर रहे हैं जी, इससे कंफ्यूजन हो जाएगा, यू सी, बिकॉज उनके अगर एमपी एमएलए का टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन बना दी है तो ये एक हंसी मजाक वाला जो है किस्सा बनता है कि उन्होंने अपनी टेरिटोरियल आर्मी बना दी है एमपीज और एमएलए की। ये पावर है जनरल आसिफ मुनीर की, जो वन डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं, और इसका पूरा फ़ायदा इंडिया को मिल चुका है और वो हमारे ट्रैप में आ गए हैं। और इजराइल इंडिया को इस वॉर में हेल्प कर रहा है, और बिकॉज लड़ाई स्टार्ट हो गई है तो मैं वो कुछ नए वेपन सिस्टम के बारे में बाद में बात करूंगा, अभी मैं नहीं करूंगा। और ये लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि इजराइल मदद कर रहा है और ये चीज़ें कहीं नहीं जाएंगी, ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। और जाहिर तौर पर दुनिया के कई ऐसे मुल्क जो आतंकवाद से प्रभावित हैं, जिसमें मैं फ्रांस की बात करूँगा, ब्रिटेन की बात करूँगा, जिन्होंने जिस दबाव को महसूस किया, और अमेरिका खुद 26/11 के बाद क्या सोचेगा। हालांकि ऐसे मौके पर कर्नल साहब, उसकी पोजीशनिंग में कई बार डिबिशियस देखता हूं कि अमेरिका जिस तरह से सामने आता है वो ऐसा लगता है, क्योंकि ये आप ही के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने हमसे कहा है कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसमें CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ था। जी
देखिए, जो अमेरिका है उसने अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन और पाकिस्तान की जो ISI है, इन्होंने मिल के लड़ाई लड़ी थी, मतलब वहाँ पर रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट में। तो उस समय जो है बहुत कुछ प्लस माइनस हुआ है उनके बीच में, और उसमें से फिर उनका एक लीडर आया ओसामा बिन लादेन, और जिसको कि ISI ने सपोर्ट किया, और उन्होंने फिर 21/11 का हमला किया वहाँ पर, लेकिन गलती से उन्होंने गलत टारगेट चूज़ कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे वो अमेरिका बच गया है। तो अभी क्या है कि अमेरिका वो सब प्लस माइनस कर रहा है। उन्होंने मतलब ये जो अफ़गानिस्तान में जो ऑपरेशन चलाया रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट में, उन्होंने उसके अगेंस्ट में अमेरिका को बोला कि आप हमको F-16 वेपन दीजिए। तो अमेरिका को मजबूरन जो है F-16 देना पड़ा फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अगेंस्ट दी रशियन फोर्सेस इन अफ़गानिस्तान। तो जो ये जो अभी जो बांग्लादेश में जो हुआ है, मैं नहीं समझता हूँ कि इसको अमेरिका ने सपोर्ट किया होगा, बट डेफिनेटली इसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। इसलिए जो अभी जो नया चैप्टर जो इसके बाद खुलेगा वो है स्लीपर सेल्स का, उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो ISI है, उन्होंने ये सारा ऑपरेशन किया, और ये सारा जो ऑपरेशन था, जो सिविल वॉर था, वो हिंदूज के अगेंस्ट में था। आज से मतलब 10 साल पहले वो वहाँ पर जो हमारी जो हिंदू की पॉपुलेशन थी वो 28% है, और अभी 8% रह गई है। और अब इसके बाद एक और सिविल वॉर पाकिस्तान में होने वाला है, लेकिन उसके पहले ये वॉर हो गया है। इसलिए मैंने बोला है कि हमको बांग्लादेश के ऊपर भी ऑपरेशन करना है। तो ये अमेरिका का मुझे कहीं सपोर्ट नहीं लगता है, बिकॉज अमेरिका जो है पूरी तरीके से भारत के साथ है, और उन्होंने कुछ सैन्य इक्विपमेंट भी भेजे हैं। तो बिकॉज आई एम अ वेपन एक्सपर्ट ऑल्सो, तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड इट। यू सी, मेरे को समझने में परेशानी नहीं होती है, बिकॉज आई एम नॉट ओनली अ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट बट आई एम अ वेपन एक्सपर्ट ऑल्सो। और बहुत कुछ अमेरिका ने इक्विपमेंट भेजा है इंडिया के पास, तो वो तभी भेजेगा जब वो इंडिया का दोस्त है, वो इंडिया के लिए काम कर रहा है, और इसका हमको पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। बट बांग्लादेश में जो हुआ है उसमें पाकिस्तान आर्मी और ISI का हाथ है, और मणिपुर में जो हो रहा है वहाँ पर चाइनीज़ स्लीपर सेल्स का हाथ है। तो ये सब चीज़ें हमको समझना है, पब्लिक को समझना है। और बिल्कुल ठीक है आपने जी जया। बिल्कुल, और ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में क्या हड़कंप मचा होगा, पाकिस्तान इस वक्त क्या तैयारियां कर रहा होगा, और भारत की आगे की तैयारियां कैसी है, कैसे ये एयर स्ट्राइक पिछली एयर स्ट्राइक से अलग है, कई ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी हम जवाब लेने वाले हैं। मेगा कवरेज लगातार जारी है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।